गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? क्या एवरीथिंग इज ओके? सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा आज लेट हो गया। तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम उम्मीद करते हैं कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज इकोनॉमिक ग्रोथ की आखिरी क्लास को सेलिब्रेट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने तमाम सारी बातें करी। गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी लोगों को। तो कल की क्लास में हमने तमाम सारी बातें करी। कल हमने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के कई सारे मेथड्स पढ़े और हमने देखे कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में 3 मेथड्स होते हैं, एक उत्पादन के जरिए, एक आय के जरिए और एक व्यय के जरिए। आज हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़कर। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया कि पूरा का पूरा C+I+Z+X-M इसका कॉन्सेप्ट बताया। आज हम लोग दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेशनल इनकम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 2 टॉपिक स्टार्ट किए एक साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। अगर दोस्तों हम लोग जब आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि में मैंने आपको बताया कि हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आज उस मुद्दे को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे एक कदम और आप लोगों को कुछ एक अनोखा ज्ञान देंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो आज मैं इसको आपको 2 डायमेंशन से बताऊंगा। एक, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ राष्ट्रीय आय समुच्चय हैं, जिसे हमने कहा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। दोस्तों नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि, तो हमारे पास एक तो ये तरीका है कि हम राष्ट्रीय आय समुच्चय का अध्ययन करें, राष्ट्रीय आय समुच्चय का अध्ययन करें, जिसे हमने कहा था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय समुच्चय। जैसे इसमें हमने पढ़ा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, ऐसे बस राष्ट्रीय समुच्चय तो यही है। मतलब जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ का अध्ययन करते हैं तो हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हम राष्ट्रीय आय समुच्चयों का अध्ययन करें और राष्ट्रीय आय समुच्चयों के जरिए हम नेशनल इनकम निकालें। थैंक यू केजीएस यूजर, खुश रहिए आप। और दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको ना मनी एंड बैंकिंग के 50 क्वेश्चंस दिए, क्या वो आपने सॉल्व कर लिए? अगर वो सॉल्व कर लिए होंगे तो मैं 1-2 दिन में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद मैं 1-2 दिन में इसके भी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। हाँ देखो, जो मैंने 27-28 बताया था, ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये गवर्नमेंट ने पहले बोला था। समय समय पर नोटिफिकेशन आते हैं, तो पहले सरकार ने कहा था कि जो 24-25 का हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है उसे हम 27-28 तक पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन जब ये द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, जो एक रिपोर्ट आई है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा, तो उसने कहा कि इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब 24-25, 25-26, 26-27, इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, राहुल कुमार, नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये मैंने जो कल बताया वो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया, और इससे पहले सरकार ने बोला था 2027-28। समय समय पर सरकार के स्टेटमेंट चेंज होते हैं, तो हमारे भी स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास ये रास्ता है कि हम जब नेशनल इनकम की बात करते, नहीं सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, मुद्दे को समझना दोस्तों,
अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि की, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हम देखते हैं जीडीपी, जीएनपी, इन तरीकों को देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ को निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। इसके अलावा भी हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ को निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और हमारे पास दो और मेथड्स हैं। एक है दोस्तों, जैसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद करो, कल ये शब्द आया था एक्सपेंडिचर मेथड में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, चारों को मिलाकर जीडीपी एमपी, जैसे हमने नाम दिया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो कल आया था, मैंने कहा था आगे बताऊंगा दोस्तों। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो ये तरीका है, एंड 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 इंक्रीमेंटल, इसको शॉर्ट में कहते हैं जीडीसीएफ, एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। दिस इज कॉल्ड ICOR, वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात। दोस्तों घर के लिए दो शब्द दे रहा हूं, पढ़ो, अभी अभी दिमाग में आए। थ्रेड और एक मार्जिन। घर के लिए दो शब्द हैं, पढ़ के आना, थ्रेड एंड मार्जिन। एक और शब्द दो और शब्द देता हूं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये दोनों चारों शब्द पढ़ के आइएगा, पढ़िएगा, आनंद आएगा इकोनॉमी का। स्प्रेड, मार्जिन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैंने पहली क्लास में प्रॉमिस किया था कि इकोनॉमी में इतना पढ़ाएंगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा, राइट। और दोस्तों ये देखिए, आज हम बात करेंगे इन दो शब्दों के बारे में, एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात, ICOR। दोस्तों जहां सबकी इकोनॉमी खत्म हो जाती है, वहां से हमारी इकोनॉमी प्रारंभ होती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन शब्दों की, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ, अब पहले इस पूरे मुद्दे को समझ लो दोस्तों, यस लिखना है साथ में। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, तो आर्थिक समृद्धि को कैलकुलेट करने के, मतलब आर्थिक समृद्धि को लाइक मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम जीडीपी जीएनपी के जरिए मेजर कर लें, या हम दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में कितना हुआ है, या दोस्तों ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिशील वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात इकोनॉमी का क्या है। दोस्तों इन दो चीजों के जरिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ का मापन किया जाता है, राइट नाउ। दोस्तों जरा हम ध्यान से सुनते हैं, और अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सकल घरेलू पूंजी
निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? आइए सुनते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो व्हाट इट इज। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही प्यार से अच्छी तरह से समझना। पहले आराम से सुन लो, फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण का मतलब है कि हमारे देश में एक साल में मान लो, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक समय अवधि में दोस्तों, हमारे देश में कुल निवेश, कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। हमारे देश में एक टाइम पीरियड में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। मतलब कि हमारे देश में एक साल का मान लो आप लोग, तो हमारे देश में एक साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, कुल निवेश कितना हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों, किसी हमारे देश में कुल निवेश कितना हुआ। अब जरा समझना, ये वर्ड आया था जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे थे, जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे थे, जब हम लोग व्यय विधि पढ़ रहे थे, तो व्यय विधि के समय ये शब्द आया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमारे देश में एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और उस इन्वेस्टमेंट से कितने प्रोडक्टिव एसेट हमारे देश में बने, कितने प्रोडक्टिव एसेट हमारे देश में बने। इसका मतलब है उत्पादनशील परिसंपत्तियां। कि अगर मान लो हमारे देश में कुल निवेश कितना हुआ, अब थोड़ा मैं से और बताऊंगा। कुल निवेश कितना हुआ, देखो निवेश किसने किया, हो सकता है वो निवेश गवर्नमेंट ने किया हो सकता है वो निवेश किसी भी प्रोड्यूसर उत्पादक ने किया हो। दोस्तों, चाहे वो निवेश गवर्नमेंट करे या वो निवेश प्रोड्यूसर करे, तो हमारे एक देश में कुल निवेश कितना हुआ, जरा ध्यान से समझना। कल यहां लिखना नहीं है ये कुछ भी, मैं अभी बताऊंगा। जैसे हमारे देश, कल मैंने बताया जीडीपी एमपी का एक फॉर्मूला, मैंने कहा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दोस्तों, कंजम्पशन ये तो कंज्यूमर का, इसको हटा दो। इन्वेस्टमेंट ये भी निवेश को इंडिकेट करता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बांध बना रही है, रोड्स बना रही है, दोस्तों ये भी निवेश को इंडिकेट करता है। तो हमारे देश में एक साल में कुल निवेश कितना हुआ, चाहे वो सरकार ने किया हो या वो हमारे किसी लाइक उत्पादक ने या लाइक प्राइवेट सेक्टर ने किया हो, राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कि हमारे एक देश में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। अब प्रोडक्टिव एसेट का मतलब है, इसी को मैं प्रोडक्टिव या मैं कह सकता हूं फिजिकल एसेट्स, भौतिक। ये तो कह लो आप प्रोडक्टिव उत्पादनशील, या आप कह लो भौतिक, भौतिक परिसंपत्तियां। भौतिक परिसंपत्तियों में क्या आता है दोस्तों, तो भौतिक परिसंपत्तियों में आ सकता है कि हमारे देश में कितनी बिल्डिंग्स बनी, कितनी बिल्डिंग्स बनी, हमारे देश में कितनी मशीनों पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग्स बनी, कितनी मशीनों पर इन्वेस्ट किया, कितने इक्विपमेंट्स पर, उपकरणों पर इन्वेस्ट किया। अगर हम बात करें हमारे देश की सरकार ने कितना पैसा फिजिकल एसेट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड्स बनवाई, डैम्स बनवाए, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने कितना पैसा इन भौतिक परिसंपत्तियों या उत्पादनशील परिसंपत्तियों पर निवेश किया, सरकार ने भी या निजी क्षेत्र मतलब उत्पादकों ने भी। दोस्तों, इस सारे निवेश को हम कहेंगे कि हमारे देश में इस साल हम या हमारे देश में इतना ग्रॉस डोमेस्टिक, अब एक एक वर्ड समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक, टोटल, ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक देश के अंदर, कैपिटल फॉर्मेशन दोस्तों पूंजी निर्माण। अगर मान लो हमारे देश की सरकार, अगर हमारे देश की सरकार या देश में हमारे प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज अगर मान लो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं फिजिकल एसेट्स पर, तो डेफिनेटली हमारे देश में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे देश में एक स्पेसिफिक टाइम में, एक टाइम पीरियड में अगर इंक्रीज हो रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण में वृद्धि हो रही है, तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे देश की जो उत्पादन क्षमता है,
जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे देश में बिल्डिंग्स ज्यादा होंगी, रोड्स होंगी, डैम्स होंगे, ब्रिजेस होंगे, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इसका मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक और फैक्टर है जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा देश में, उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसका मतलब सकल घरेलू पूंजी निर्माण और आर्थिक समृद्धि दोनों एक दूसरे के सकारात्मक संबंध हैं, दोनों पॉजिटिवली को रिलेटेड हैं, सकारात्मक रूप से संबंधित हैं। मतलब अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है तो हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो हमारे देश में कितनी बिल्डिंग्स बनी, कितनी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स बने, हमारे देश में कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बनी, कितना डिफेंस वेपन्स है हमारे देश में, कितना इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों पे हुआ है, तो इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहले लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिख लो। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जल्दी लिखिए, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या समझ में आ गया है नहीं। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोडक्शन। आई होप कि आपने ये वाली स्लाइड बना ली होगी, कुछ बच्चे कह रहे नहीं बना पाए तो जल्दी से बना लो। ये नहीं लिखना, ये तो अपना कहीं अलग से ही लिखो, ये तो मैंने घर के लिए कुछ टर्म्स दिए हैं। आपको लिखना क्या है, आपको सिर्फ ये लिखना है, लिख लो दोस्तों, पैसा वसूल कर लो अपना, नहीं तो कहोगे हाय रब्बा हम तो लुट गए। लो, इतने डैश हैं, ये नहीं है कि लाइव क्लास चल रही थोड़ा सा पीछे कर ले और फिर लिख लें, राइट। मतलब पूरा पैसा वसूलना है क्लास में ही। लिख लो लिख लो जल्दी से। इकोनॉमिक ग्रोथ को निकालने के लिए एक तो राष्ट्रीय समुच्चय हो गए, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, और एक हो गए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये दोनों तो मैं बता ही रहा हूं, एक ये हो गया, एक ये अभी मैं लिखवाने जा रहा, ये भी मैं समझाऊंगा ना। डन, चलो हो गया। दोस्तों लिख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एसेट्स। It is the total amount of investment made in the production of physical assets. Made in the production of physical assets. दोस्तों उपासना यादव कह रही पहली बार इतनी दया प्यार देख रहे सर आपका हम लोगों के लिए, ऐसा ही है। दोस्तों लिख लो, इसका अभिप्राय एक विशिष्ट अवधि के दौरान, इसका अभिप्राय एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर भवन, मशीन, भवन, मशीन, उपकरण, भवन, मशीन, उपकरण, कौमा बुनियादी ढांचे, कौमा बुनियादी ढांचे। अबे प्रदीप द्विवेदी कान में घल जाएगा, हिंदी में ही बोल रहे और वो कह रहा है हिंदी में, राइट, देख रहे यार। दोस्तों भवन, मशीन, उपकरण, ये तुझे हिंदी इंग्लिश के शब्द लग रहे क्या? कौमा बुनियादी ढांचा जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के उत्पादन, जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के उत्पादन, भौतिक परिसंपत्तियों के उत्पादन के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्रों के द्वारा, सरकार एवं निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया, सरकार एवं निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया कुल निवेश, कुल निवेश, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
made in the, it is the total amount of investment made in the production of fixed assets, like buildings, fixed, production of physical assets, not fixed, sorry, माफ करिएगा, production of physical assets like building, machine, equipments, roads, dams, port, airport, etc. within the country, by the government, within the country by the government and private sector, during a specific time period. नेक्स्ट पॉइंट अलग से लिखिए, यह देश के पूंजी भंडार और उत्पादन क्षमता में, यह देश के पूंजी भंडार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि का संकेत देता है। यह देश के पूंजी भंडार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संकेत देता है। यह देश के पूंजी भंडार एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संकेत देता है। इट इंडिकेट्स इंक्रीज इन द नेशंस कैपिटल स्टॉक, इट इंडिकेट्स द इंक्रीज इन द नेशंस कैपिटल स्टॉक एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, इट इंडिकेट्स द नेशंस कैपिटल स्टॉक एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट, यदि किसी अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट पॉइंट अलग से लिखेंगे, यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जितना अधिक होता है, या यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण अधिक होता है, तब यह संदर्भित करता है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हो रही है। इफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज मोर, if gross domestic capital formation is more, अब बताइए, जब मोदी ने ऐसो नाम लिखा है कि भरत सर की बॉर्नवीटा गर्ल, तो फिर अब मुझे इसका क्वेश्चन का जवाब तो देना ही पड़ेगा। कह रही सर निजी क्षेत्रों के द्वारा किया गया कुल निवेश के बाद बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे, चूंकि आपने इतना अच्छा नाम रखा है। आपसे डांट खाने में मज़ा आती है सबको, सब खुश हो जाते हैं, डांट खाकर एनर्जेटिक हो जाते हैं। हिमांशु मिश्रा कह रही है नहीं दोस्तों, कहाँ से, यदि निजी क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल निवेश, निजी क्षेत्र के द्वारा, सरकार एवं निजी क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल निवेश, राइट। और फिर बाद में मैंने नेक्स्ट लाइन लिखवाई कि एक देश में लाइक यह पूंजी भंडार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि का संकेत देता है। एक देश में यह देश के पूंजी भंडार एवं उत्पादन क्षमता या उत्पादक क्षमता में वृद्धि का संकेत देता है। चलो नेक्स्ट लिख लो, इफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज मोर, राइट दोस्तों, if gross domestic capital formation is more, then there would be
then there would be Nirupam, then there would be more economic growth. Like यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण अधिक होता है तो यह संदर्भित करता है कि देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। नेक्स्ट ऐसे लिख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स, सकल घरेलू पूंजी निर्माण में निम्नलिखित शामिल होते हैं। इंक्लूड्स द फॉलोइंग, या इंक्लूड्स बस, सकल घरेलू पूंजी निर्माण में शामिल होते हैं, फिर नीचे ए बी सी डी ऐसे करके लिख लेना, ए बी सी डी, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, बी ना हिंदी में न, भवन, भवन, राइट, बी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, machines and equipments, machines and equipments, right, machines and equipments, C डिफेंस वेपन्स, हिंदी में मशीन एवं उपकरण, नेक्स्ट डिफेंस वेपन रक्षा उपकरण, रक्षा उपकरण, रक्षा उपकरण, नेक्स्ट द टोटल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, द टोटल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, उत्पादित वस्तुओं का कुल स्टॉक, भैया वो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा कि एक देश में कितना उत्पादन हुआ उसका स्टॉक, क्योंकि उत्पादन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो द स्टॉक्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोड्यूस्ड गुड्स, कुल उत्पादित वस्तुओं का स्टॉक, राइट। दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट शब्द आप लोगों को सिखाते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे, है ना। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट में चलते हैं। पुट योर पेन डाउन, क्लोज द नोटबुक, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आइए दोस्तों समझते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। पहले तो आप लोग ये समझो, इंक्रीमेंटल थोड़ा साइड में रख दो, वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात, प्लीज फॉलो मी, ध्यान समझना। सर जी नाराज मत होना, मतलब सर जी को ना, तो बस बस प्लीज ध्यान सुनो अब। ओके आलोक भैया सुन लो अब। तो देखो कल्पना कह रही है जमोड़ी कि सर आज सर बहुत अच्छे मूड में हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नन्हे मेहमान का आगमन हो गया है। नहीं, जब आगमन होगा तो तुम लोगों को बता देंगे। वैसे जब आगमन होगा तो तुम लोगों से मेरी विदाई हो जाएगी, जब तक तो तुम लोगों को लाइक जानने का मौका नहीं मिलेगा कि नन्हा आया या नन्ही आई। आई एम डेस्परेटली विलिंग फॉर द नन्ही एक्चुअली, लेकिन अभी नहीं हुआ। दोस्तों जरा ध्यान से समझना कि हम बात कर रहे हैं ICOR का, दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात, राइट। ये वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात ये क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। दोस्तों अगर हम बात करें वृद्धिशील पूंजी निर्गत अनुपात का, तो इसको थोड़ा सा वृद्धिशील को साइड में रख दो। पहले आप देखो एक टर्म है कैपिटल आउटपुट रेशियो, पहले आप इसे देखो। पहले एक टर्म है कैपिटल आउटपुट रेशियो, राइट। तो पूंजी निर्गत अनुपात, पहले इसे समझो भाई। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है, देखना, कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत सिंपल शब्द है। इसका मतलब होता है क्या, कैपिटल, जो भी एक साल में टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी पूंजी का निवेश हुआ, पूंजी वर्ड जब भी आएगा तो उसका मतलब है निवेश। बताया था आपको,
एक्सपेंडिचर और कैपिटल में अंतर, एक्सपेंडिचर और कैपिटल में अंतर, राइट। देखो आंचल कह रही है कि सर हम लोग किसी और बैच में एडमिशन ले लेंगे, फिर वहां सुन लेंगे, तो ये भी बात सही है, राइट। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से सुने तो बहुत बढ़िया समझना आप लोग, राइट। तो अगर हम बात समझें कि कैपिटल अपॉन, यहां पर कर दो आउटपुट, ये लो बन गया कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब पूंजी, एक देश में कितना पूंजी का निवेश हुआ, ध्यान सुनना एवरीवन, नाउ फॉलो प्लीज, एक देश में कितने पूंजी का निवेश हुआ, ठीक है, अपॉन उस निवेश से कितना आउटपुट, निर्गत, आउटपुट का मतलब बहुत सरल भाषा में, निर्गत का मतलब होता है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ। तो एक देश में कुल कैपिटल निवेश कितनी करी और उससे कितना आउटपुट निकला, इस रेशियो को कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यस दोस्तों, अगर हम बात करें कैपिटल आउटपुट रेशियो, यस निरूपम बिल्कुल, अगर हम बात करें कैपिटल आउटपुट रेशियो की तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो देखना। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहता है कि चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखो ध्यान से, चेंज इन, बस प्लीज बातें नहीं करो प्लीज, थोड़ा मान लो, थोड़ा ना गंभीर विषय है, नहीं तो फिर गंभीर विषय का गंभीर टॉपिक है, फिर आपके दिमाग से चला जाएगा, थोड़ा सुन लो, फिर मौज मस्ती थोड़ी देर बाद ना। अगर हम बात करें तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या कहता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन कैपिटल। यदि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट में क्या कितना परिवर्तन हुआ, उससे आउटपुट निर्गत में कितना परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा आई का मतलब है, आप लोग समझ गए कि चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट। दोस्तों यहां पे आप लिख भी सकते हैं, मेरे साथ साथ ही लिखना है आपको, कि अगर हम बात करें कैपिटल आउटपुट रेशियो पूंजी निर्गत अनुपात, पहले आप पूरी हेडिंग लिखिए इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ऐसी लंबी सी हेडिंग लिखिए, फिर आप लिखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो बराबर कैपिटल अपॉन आउटपुट, पूंजी अपन निर्गत जो हिंदी में है, ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बराबर चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट। मतलब अगर हमारे देश में निवेश कितना परिवर्तन हो रहा है और उससे कितना आउटपुट में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या बताता है, ICOR हमें बताता है, लिख सकते हैं, इट represents the relationship between the change in capital and change in output, change in capital and change in output, यह है एंड चेंज इन आउटपुट, यह है पूंजी में परिवर्तन एवं निर्गत में परिवर्तन, निर्गत मतलब आउटपुट उत्पादन, एवं निर्गत में परिवर्तन के बीच संबंध बताता है। यह पूंजी में परिवर्तन एवं निर्गत में परिवर्तन के बीच संबंध बताता है। जरा ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये बताता है कि हमारे देश की इकोनॉमी में अगर कितना कैपिटल बढ़ा और उससे आउटपुट कितना बढ़ा, तो ये बताता है हमारे देश में ICOR कि हमारे देश की इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई। इसका मतलब क्या है, देखना समझना। आइए दोस्तों, आप नीचे लिखते जाएंगे, मैं साइड में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखते जाएंगे। एक मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं ICOR की और एक थोड़ा अलग आइडिया दिखाता हूं, देखना। ICOR 1 ये बताएगा चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट। अगर मान लो चेंज इन कैपिटल है 10 और चेंज इन आउटपुट है 20, और दोस्तों ये निकल के आया 0.5। एक हमारा ये है, अगर हम 10 पूंजी लगाई तो आउटपुट निकला 20। सुनना, अगर पहले हमने 100 रुपए लगा रखे थे, मान लो 10 हमने चेंज किया और 10 एक्स्ट्रा लगा दिए, तो हमारे आउटपुट आ गए 20 एक्स्ट्रा, चेंज इन आउटपुट। तो हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 1 निकला 0.5। अगर मान लो हमारे देश में, अब हम निकालेंगे ICOR 2, अगर हमारे देश में चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट, अगर हम कैपिटल में चेंज करें मान लो 20
और आउटपुट में चेंज हो 10, तो इसमें आया 2। इसका मतलब ICOR2 बराबर 2। तो मुझे बताओ कि इकोनॉमी के लिए इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या अच्छा, कौन सा वाला अच्छा है, बताइए दोस्तों। इकोनॉमी के लिए कौन सा ICOR अच्छा है, मेरे साथ साथ लिखते भी जाना है आप लोगों को। बताइए इन दोनों में कौन सा लाइक ICOR हमारे देश में अच्छा है, ICOR1 या ICOR2, राइट। अगर ICOR, हाँ अभिषेक प्रजापति ने सबसे पहले जवाब दिया, एकलव्य ने जवाब दिया नहीं। यहाँ पर लाइक ये एकलव्य तुम्हारा जवाब थोड़ा सा इनकरेक्ट सा है, रोहित तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, शाबाश शाबाश शाबाश, राइट। प्रदीप द्विवेदी आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर हम बात करें तो आंचल आपका जवाब भी गलत है, राइट। तो रीत सिंह आपका जवाब भी गलत है, और बहुत सारे बच्चों का जवाब गलत आ रहा है, और बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है, राइट। तो दोस्तों इन दोनों में कौन सा ICOR अच्छा है, राइट। इन दोनों में अगर हम बात करें, अबे तुम लोग एक दूसरे का आंसर टेप टेप के जवाब मत दो, अपना खुद का आंसर दो। जो टेप रहे थे वो समझ गए कि गुरुजी ने पकड़ लिया हमें। प्रीति आपका जवाब बिल्कुल सही है, राइट। तो अगर हम बात करें तो आप जरा दिमाग लगाओ ना अपना, भाई यहाँ पे इतने चंट मोड़ी मोड़ा बैठे कि कमेंट में अगर चल रहे 2 2 2 2, तो उनने क्या किया 2 2 2 2 2 2 2 हैं, और कहीं चल रहा 1 तो नहीं। दोस्तों अबे टेपा टापी ना करो, अपना दिमाग लगाओ गधों। अभी टेप लोगे तो बाद में क्या करोगे, पेपर में, पेपर में भी टिपाई के चक्करी में बैठे क्या, वहां भी छापोगे। अरे बताना छठवें का क्या है, वहां दूसरा ऑप्शन होगा, वहां घूमे रहते क्वेश्चन गधों। दोस्तों जरा देखिए, उपासना यादव कह रही राइट सर, बेटा सब पता चलता है, तुम्हारे जैसों के बीच में ही जवानी कट गई, जवानी के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, राइट। दोस्तों जरा ध्यान देखना, ये पहला वाला ICOR क्या कह रहा है भाई साहब। मान लो आप एक आप इंडिविजुअल मान के चलो अपने आप को, एक व्यक्ति, छोटा करके पढ़ो, एक व्यक्ति अपने आप को मान के चलो। अगर आप 10 पूंजी लगा रहे हैं और 20 शर्ट बन रही हैं, मान लो 10 पूंजी लगा रहे हैं, 20 शर्ट्स बन रही हैं, राइट। दोस्तों आप देखो 10 पूंजी के साथ 20 शर्ट्स, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके साथ कैपिटल आपने लगाई 20 रुपए की या 20,000 की, और आपकी जो शर्टें बनी वो सिर्फ 10। आप ज्यादा खुश किस में होंगे कि आपकी पूंजी लगी कम और उत्पादन हुआ ज्यादा, पूंजी लगी कम और उत्पादन हुआ ज्यादा, और दूसरे में भैया पूंजी तो लग गई बहुत ज्यादा पूंजी और उत्पादन हुआ बहुत कम। तो अब अपने आप बताओ गधों कौन सा अच्छा है, पहला या दूसरा। तो अब बताओ, अब तो मुझे सबके सही आंसर चाहिए, अब तो बताइए तो भैया, पहला वाला ज्यादा अच्छा है या दूसरा वाला। तो किसी भी देश का जो कैपिटल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो क्या होना चाहिए, तो किसी भी देश का जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो हमेशा कम होना चाहिए। इकोनॉमी में जितना कम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। बोलो गुरुजी जय हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नीचे लिखो दोस्तों ICOR2, ऐसे करके लिख लो, ICOR2 is better than ICOR1, राइट। ICOR2 ICOR1 से अधिक अच्छा है या अच्छा है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट, क्योंकि यह संदर्भित, इट इंडिकेट्स दैट, क्योंकि यह बताता है कि, इट इंडिकेट्स दैट द कंट्रीज प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट, यह बताता है कि, इट इंडिकेट्स दैट द कंट्रीज प्रोडक्शन इज मोर, द कंट्रीज प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट, यह बताता है कि किसी देश का उत्पादन अधिक प्रभावी है, किसी देश का उत्पादन अधिक प्रभावी है।
ओ सॉरी 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 सॉरी, माफ करिएगा, माफ करिएगा, ICOR1 इज बेटर देन ICOR2। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट नाउ ICOR1 is better than ICOR2 as it indicates that the country's production is more efficient। ICOR1 ICOR2 से अधिक अच्छा है क्योंकि यह संदर्भित या यह बताता है कि यह बताता है कि देश का या अर्थव्यवस्था का उत्पादन अधिक प्रभावी है, अर्थव्यवस्था का उत्पादन अधिक प्रभावी है। और दोस्तों आप लोग कहीं और लिख लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ जगह है कि अगर हम बात करें, आप नीचे लिखते जाओ, 2022 में इंडिया का ICOR दोस्तों था 3.5, और ये लास्ट आंकड़ा है जो मेरे पास है, मतलब लास्ट आंकड़े का मतलब कि जो लास्ट डेटा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। दोस्तों ICOR था 3.5 इंडिया का। तो ICOR जितना कम होगा उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ देश की ज्यादा होगी, क्योंकि कम कैपिटल के साथ अपन ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं। तो जितना ICOR किसी भी देश का कम होगा उतना ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। राइट ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों नाउ द फाइनल इज व्हाट, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेजर कर रहे थे और हमने चैप्टर में पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर हम बात शुरू करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए GDP NDP तो है ही, इसके अलावा सकल घरेलू पूंजी निर्माण के साथ साथ दोस्तों ICOR। सकल घरेलू पूंजी निर्माण क्या है कि किसी भी देश में कितना पूंजी का कितना पूंजी का निवेश हुआ, और चाहे वो उत्पादन, चाहे वो निवेश सरकार ने किया हो या वो निवेश निजी क्षेत्र ने किया हो, उससे कितने भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ, जैसे बिल्डिंग्स, मशीन, इक्विपमेंट्स, जो भी टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, स्टॉक्स, जितना ज्यादा उत्पादन, हाउसेस कितने बने, जितना ज्यादा प्रोडक्ट फिजिकल एसेट्स बनेंगे, तो उससे यह समझ में आएगा कि देश की उतनी ज्यादा आर्थिक समृद्धि भी हो रही है। दूसरा टॉपिक ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब किसी भी देश में कितना पूंजी में परिवर्तन हो रहा है और उससे कितना उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी भी देश का ICOR कम है तो इसका मतलब ये है कि उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है। तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, या मतलब ये कि लो ICOR इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बस लो ICOR इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कम ICOR संकेतक है आर्थिक समृद्धि का। बताइए दोस्तों, इसे कहते हैं इकोनॉमी। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन इकोनॉमी को अब एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों हमारा सफर लगभग 1.25 महीने का पूरा हो चुका है, और हम लगभग ऑलमोस्ट 1.5 महीने के इस सफर में हमने अपने विषय की जरूर आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है कि आप लोगों को इकोनॉमी जैसे जटिल विषय से भी मोहब्बत और लगाव सी महसूस होने लग रही होगी। राइट ना दोस्तों, हाँ हम चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं और जरा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा नहीं है, एंड दिस इज व्हाट, टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। क्योंकि अभी हमने कैपिटल 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 की बात करी तो मेरे दिमाग में आया कि चलो ये भी बता देते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं और उन्हें सीखते हैं। दोस्तों जो टाइप्स ऑफ कैपिटल की हम बात करते हैं, पूंजी के प्रकार की बात करते हैं, तो किसी भी लाइक इकोनॉमी में जो कैपिटल है वो कितने टाइप्स की है। देखना, इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटल है, एक है फिक्स्ड कैपिटल, या फिर ऐसे समझो, इकोनॉमी में जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, वो 2 तरीके से होती है। एक होती है, या 2 नहीं, मैं 3 तरीके से आप लोगों को कैपिटल बताऊंगा। राइट, जरा देखना। अगर हम बात करें, सर इमोशनल ना करें, जब आप चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगी, कोई बात नहीं, किसी और सफर में कहीं और मुलाकात होगी, आप लोग सेलेक्ट होंगे, आप लोग हृदय मिठाई का डब्बा लेकर आइएगा हमारे घर पर, आपका स्वागत होगा, या जिस ऑफिस में आप रहेंगे उस ऑफिस में कभी हम चक्कर लगाएंगे तो आप हमारा स्वैग से स्वागत करिएगा। दोस्तों चलते हैं और
तो जरा ध्यान समझना। रूपम बेटा, सही कह रहे तुम। अगर हमें ध्यान से समझना, ओके अर्चना राठी, खुश रहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल हम किसे कहते हैं वो समझिएगा आप लोग। कि टाइप्स ऑफ कैपिटल में अगर हम बात करें तो एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, राइट। स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी। दोस्तों एक होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। मानव पूंजी। और एक होता है सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। और मुझे जल्दी से आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने वो जो मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया वो लिख लिया या नहीं लिखा? जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए। नाउ अब हम बात करेंगे कि व्हाट इट इज। भैया ये फिक्स्ड कैपिटल क्या है, और हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या है, और हमारा सोशल कैपिटल क्या है, राइट। मेरा ध्यान समझना। थैंक यू एवरीवन। जिज्ञासा, थैंक यू सो मच। सोम मिश्रा, अर्चना मिश्रा, रवि पांडे, सचिन यादव, पूर्ति यादव, नेहा, पुष्पा, कीर्तिका, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत आभार। चलिए अब प्लीज सुनिए, अब थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा पढ़िए। अभी नहीं जा रहे यार, अभी बहुत लंबा समय बाकी है। भैया फिक्स्ड कैपिटल क्या है, जरा सुनना। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है स्थिर पूंजी। एक ऐसी पूंजी है जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि किसी भी उत्पादक के पास जो मशीन है, किसी भी उत्पादक के पास जो बिल्डिंग है, भवन है, राइट, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, किसी भी हमारे देश में जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, जो अभी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला, जो रोड्स हैं, जो डैम्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, दोस्तों जो हमारे देश में पोर्ट्स, बंदरगाह हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, दोस्तों ये हमारे देश की क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, राइट। जो पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे देश के फिक्स्ड कैपिटल हैं। एक सेकंड देना मुझे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो जब हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि वे ऐसी कैपिटल जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, जिसमें चेंज तो होगा लेकिन चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा, जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होगा, या जो विट डज नॉट चेंज सो इजी, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जो लंबे समय तक होती है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, राइट। नाउ अनिकेत वर्मा, बहुत बहुत खुश रहो आप, जल्दी से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आइए देखिए, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है दोस्तों? तो आप याद करो, मैंने एक शब्द पढ़ाया होगा, अगर आपको कहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी का मतलब है दोस्तों कि हमारे देश का जो मानव है, जैसे हम लोग, जैसे आप, जैसे हमारे देश के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव जो है, उनके अंदर नॉलेज कितनी है, उनके अंदर कितनी, उनके अंदर स्किल है, उनको कितनी ट्रेनिंग मिली है, क्या उनकी हेल्थ है, इसे हम कहते हैं हमारे देश की मानव पूंजी, राइट। जैसे तो इसमें लिख सकते हो कि हमारे देश के लोगों का हेल्थ, हिंदी में लिख लो स्वास्थ्य, हमारे देश के लोगों का हेल्थ, स्वास्थ्य। इसके अलावा हमारे देश के लोगों की नॉलेज, कितने हमारे देश के लोगों का ज्ञान है, नॉलेज मतलब एडुकेशन, शिक्षा, देख सकते हैं ज्ञान ऑब्लिक शिक्षा। हमारे देश के जो लोग हैं उनके पास क्या स्किल्स हैं, कौशल, स्किल्स, उनकी क्या ट्रेनिंग है, दोस्तों इन सभी चीजों को हम कहते हैं हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी,
राइट। तो मानव पूंजी का मतलब होता है कि हमारे देश के जो लोग हैं, राइट, जो हमारे देश के लोग हैं उनके पास कितनी क्षमता है, उनकी स्वास्थ्य कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, उनका स्किल्स कैसा है, जिससे हमारे देश में जितना अच्छा मानव पूंजी होगा उतना ज्यादा देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं सोशल कैपिटल। ये सोशल कैपिटल क्या होता है? सामाजिक पूंजी। समझना, व्हाट इज सोशल कैपिटल? सामाजिक पूंजी। व्हाट इज सोशल कैपिटल? सामाजिक पूंजी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड लवली शब्द है, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये सोशल कैपिटल क्या है भाई? सोशल कैपिटल का मतलब होता है कि जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारे संबंध हैं, रिलेशंस, संबंध। संबंध का मतलब तुम लोग कुछ और मत समझने लगना। रिलेशन का मतलब है कि जो हमारे लाइक हमारे जो रिलेशंस सोसाइटी के साथ, हमारे रिलेशंस हमारे परिवार के लोगों के साथ, हमारे रिलेशंस हमारे अड़ोस पड़ोस के साथ। दोस्तों हमारे हमारे इसके हम ये बताता है हमारे हमारा फ्रेंडशिप कैसा है, हमारा फ्रेंडशिप कैसा है दोस्तों, राइट। हमारी दोस्ती कैसी है, ये बताता है हमारे बॉन्ड्स कैसे हैं, बॉन्ड। तो हमारे बॉन्ड कैसे हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सोशल कैपिटल। ये बताता है कि हमारी यूनिटी कैसी है, एकता, यूनिटी, हिंदी में भी बॉन्ड कहेंगे, यूनिटी, एकता कैसी है। दिस इज कॉल्ड व्हाट दोस्तों? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सोशल कैपिटल। मानव पूंजी का मतलब है दोस्तों सोशल कैपिटल। दोस्तों दिस इज कॉल्ड सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हमारे बॉन्ड, मतलब सोसाइटी के साथ हमारा संबंध कैसा है, इसे हम कहते हैं सोशल कैपिटल। दोस्तों 16 अगस्त 2020 कोविड का समय चल रहा था, और 16 अगस्त 2020 में मैं सवेरे सवेरे उठा और मैं उठ के वॉशरूम में गया, और जैसे मैं वॉशरूम में मुंह धो रहा था, वैसे ही मुंह धोते धोते जैसे मैंने पानी लिया तो इस हाथ में पानी रुका नहीं, मतलब अपने आप निकल जा रहा था। तो मैंने कहा कि मम्मी जहाँ जा चुल्लू में पानी नहीं आ रहा हो। तो मम्मी ने कही काय का होगा? तो हमने पता नहीं कब होगा। तो दोस्तों अभी इस हाथ में पानी नहीं आ रहा था, राइट। तो हमने कहा अच्छा जी, मतलब इस हाथ में ऐसे, तो इस जा चुल्लू में पानी नहीं आ रहा हो। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, टॉल दी। तो दोस्तों अब मुझे बस इतना याद है कि मैंने टॉल से हाथ पोंछे, और फिर मेरी आंख, ये 16 अगस्त 2020 की बात है, सवेरे सवेरे 8-9 बजे, 7-8 बजे, और फिर मेरी आंख सीधी खुली दोस्तों 17 अगस्त 2020 में। गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, और दोस्तों उसके इमरजेंसी वार्ड में मेरी आंख खुली। मतलब मैं 16-17 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए, लगभग 1.5 दिन के लिए पूरा ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट था, मतलब पूरा मिनी कोमा टाइप ऑफ थिंग में था। तो अब क्या हुआ उस दौरान? तो फिर जब मेरे माता पिता तो थे अकेले, तो फिर उनने कहा अब क्या, राइट। तो देखो सुमित प्रजापति कह रहा ठंड लग गई होगी। तो दोस्तों फिर मैं उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे पेरेंट्स ने अगल बगल बुलाया, और फिर बहुत सारे लोग, मतलब जितने ही मेरे फ्रेंड सर्कल के, बस एक कॉल किया। एक कॉल करने के बाद कम से कम नीचे 50-60 लोग आ गए। और साथ में अगर मैं बात बताऊं तो फिर मैं फिर मुझे होश आ गया 17 अगस्त को शाम को। तो फिर 4-5 दिन फिर मैं कोमा में रहा, अरे सॉरी आईसीयू में रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया। तो 10-12 दिन बढ़िया मैंने अस्पताल में एंजॉय किए। तो पता चला कि हुआ क्या था कि इस साइड कोई ब्रेन में वेन होती, कोई वेन, तो वो वेन में ब्लड क्लॉट हो गया था। तो जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो लाइक उसी को बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो जो ब्रेन स्ट्रोक टाइप ऑफ थिंग कुछ था, ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑल, तो उसकी वजह से ये जो राइट वाला पोर्शन था ये ऑलमोस्ट पैरालिसिस की कगार में आ चुका था। तो तो अगर हम बात बताएं तो फिर तो मैं क्या कहना चाह रहा आप लोगों से इस कहानी के दौरान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर क्या हुआ, पापा बाद में बता रहे, तो कम से कम 15-20 लोग दोस्तों, सिर्फ कुछ लोग पार्किंग में खड़े हॉस्पिटल की, कुछ लोग नीचे ही खड़े हैं, मतलब रात में भी खड़े रह रहे हैं। कम से कम रात में 7-8 तो ऐसे लोग थे जो 3 दिन अपने घर ही नहीं गए। तो
फिर पापा भी उनसे कह रहे भैया जाओ अब थोड़ा सा बाद में, अभी तो वो आईसीयू में, पापा भी नहीं मिल पा रहे थे तो उन्हें कैसे। लेकिन दोस्तों दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड दोस्तों सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल का मतलब है हाउ यू हैव योर रिलेशंस विद योर लाइक फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर सोसाइटी, विद योर नेबर्स। तो इसे हम बोलते हैं हमारी सोशल कैपिटल, मानव पूंजी। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए कि व्हाट इज मानव पूंजी। तो एंड इट वाज द पोस्ट इम्पैक्ट ऑफ कोविड। तो कोविड का पोस्ट इम्पैक्ट था दोस्तों। तो दिस इज कॉल्ड सोशल कैपिटल। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से कि सोशल कैपिटल हम किसे कहते हैं। राइट नाउ चलते हैं दोस्तों। तो हमने ये देखा टाइप्स ऑफ कैपिटल, आप लोगों को समझ में आ गई। तो दोस्तों अगर हम और आगे चलते हैं तो हाँ, जैसे शिवम तो यस कह रहे हैं कि शिवन शिवन मल्होत्रा कह रहे हैं एक्सपायर हो गए मेरे बड़े पापा इससे। तो अगर हम बात करें तो एक होता है ब्रेन स्ट्रोक, उसी का एक एडवांस मतलब बहुत हाई पोर्शन होता है, हाई कुछ भी, दिस इज कॉल्ड ब्रेन हैमरेज। उसमें नस फट जाती तो लोग टैं हो जाते। तो अब तो ठीक है। तो दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग में डालिए दोस्तों टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैपिटल, पूंजी के प्रकार। राइट तो अगर हम बात करें दोस्तों ये टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या है, पूंजी के प्रकार क्या है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। तो आप लोग कल देख लीजिएगा, कल मुझे फिर से मॉर्निंग के टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह जाना होगा, तो मैं आप लोग उसमें देख लीजिएगा अपने स्केड्यूल में। तो हो सकता है कि मैं फिर आपकी कल लेट क्लास लूँ और शाम को लूँ, या जब भी टाइम मैं बता दूंगा कल होगा या नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा। राइट ना नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ इनकम, आय के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ इनकम क्या होता है, आय के प्रकार क्या है। तो देखिए हम अलग अलग टाइप्स की इनकम पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। दोस्तों नेशनल इनकम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो नेशनल इनकम जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी में राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे जल्दी बताओ। टाइप्स ऑफ इनकम में हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं बताइए। व्हाट इज राष्ट्रीय आय, आय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल। क्या दिमाग कहाँ चला गया मेरा, भावनाओं में ज्यादा बह रहा हूं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, ओह टाइप्स ऑफ इनकम, आय के प्रकार। टाइप्स ऑफ इनकम, आय के प्रकार। दोस्तों यस शाबाश, हेडिंग सही करिए, टाइप्स ऑफ इनकम, आय के प्रकार। शाबाश एवरीवन, लवली। दोस्तों व्हाट इज नेशनल इनकम, एनएनपी, एफसी। इसी तरह से दोस्तों एक और इनकम होती है, जैसे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। जल्दी बताइए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे, जल्दी जल्दी बताते जाओ। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जल्दी बताइए। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कुल राष्ट्रीय आय, टोटल नेशनल इनकम, कुल राष्ट्रीय आय, टोटल नेशनल इनकम, इंग्लिश में लिखते आइए, टोटल नेशनल इनकम अपॉन कुल जनसंख्या। अगर आप कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देते हो तो बनता है प्रति व्यक्ति आय। इसी तरह से दोस्तों एक और इनकम होती है, एक और इनकम होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट इनकम, निजी आय। नाउ व्हाट इज प्राइवेट इनकम, निजी आय क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। प्राइवेट इनकम, निजी आय किसे कहते हैं। तो प्राइवेट इनकम क्या है, निजी आय क्या है, जरा ध्यान से समझिए। निजी आय एक नया शब्द आया आप लोगों के लिए, सुनना दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल होगा लेकिन टाइम देंगे मैं आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दूंगा। प्राइवेट इनकम क्या होता है, मैं लिखता जाऊंगा आप लिखते जाना, बाद में मैं पूरा समझा दूंगा। प्राइवेट इनकम का मतलब होता है, सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करते हैं निजी क्षेत्रों की आय, निजी क्षेत्रों की आय, इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ लिखते जाइए,
निजी क्षेत्रों की आय। इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स लिखो, इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। दोस्तों ये क्या है, पहले साथ में समझते भी जाओ, पूरा बाद में समझा देंगे कि हमारे देश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, सहारा, किंगफिशर, विप्रो, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया के, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं छोटे बड़े जो भी, तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम प्लस यहीं पर शामिल होता है एनएफआईए, ना फुल फॉर्म ना लिखो भाई, ऐसे ही लिखो एनएफआईए, आप जानते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, राइट। इसमें और क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है नेशनल डेट इंटरेस्ट। क्या है अभी बताते हैं, नेशनल डेट, टर्म्स को अभी समझते जाओ और पूरा बाद में समझ लेंगे। नेशनल डेट इंटरेस्ट, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, लिख लो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। दोस्तों ये बताइए, जैसे आपने सरकार को क्या किया, आपने सरकार को एनएससी में पैसा इन्वेस्ट किया, आप बताइए आपने सरकार को क्या किया, राइट। हाँ थैंक यू सर, इतनी अच्छी इकोनॉमी सिखाने के पहले तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड करती थी पढ़ना क्योंकि समझ में नहीं आता था। ठीक है तान्या, खुश रहिए। चलिए सुनिए दोस्तों, आपने सरकार को एनएससी में पैसा इन्वेस्ट किया, पीपीएफ में किया, किसान विकास पत्र में किया, या कोई और गवर्नमेंट बॉन्ड में किए, तो सुनना, तो सरकार ने आपसे नेशनल डेट, सरकार ने राष्ट्रीय ऋण ले लिया, राष्ट्र ऋण। अब सरकार जब उस पे आपको ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, राष्ट्र ऋणों पर ब्याज, तो क्या वो आपकी इनकम होगी, कहीं ना कहीं होगी या नहीं ना। प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहा, हिंदी में आप लोगों को बोल रहा, लिख लो सरकार के द्वारा वर्तमान हस्तांतरण, हस्तांतरण या स्थानांतरण लिख लो, सरकार के द्वारा वर्तमान हस्तांतरण या स्थानांतरण, सरकार के द्वारा वर्तमान स्थानांतरण, या आप लिख सकते हो हस्तांतरण, दोनों एक ही बातें हैं। सरकार के द्वारा वर्तमान हस्तांतरण ज्यादा अच्छा वर्ड है, स्थानांतरण भी लिख सकते हो, हस्तांतरण ज्यादा अच्छा वर्ड है। सरकार के द्वारा प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, या सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण, या सरकार के द्वारा वर्तमान हस्तांतरण, सब एक ही बातें हैं दोस्तों। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, आप याद करिए मैंने आपको एक शब्द बताया था और जल्दी से बताएंगे दोस्तों, जैसे मैं बोलूंगा ट्रांसफर इनकम। बताइए दोस्तों, मैंने आपको एक शब्द बताया था ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरित या स्थानांतरण आय, बताना जल्दी 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 वड़ाक से। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, हस्तांतरित भुगतान बताया था, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम किसे का, ओ शाबाश, अभिषेक गिरी ने सबसे पहले जवाब दिया है, तो अभिषेक गिरी ने सबसे पहले जवाब दिया है। और दोस्तों वो देखो आलोक कह रहा है एनपीएफसी, चल गधा। दोस्तों व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम, जो पे करेगा उसके लिए, या शाबाश शाबाश रजत कुमार गुप्ता, ये देखो देखो टिप्पुओं को, देखो टिप्पुओं को, सब एनपीएफसी एनपीएफसी कर रही है, टिप्पू हैं ये देखो एक नंबर के, ये देखो एक ने लिख दिया एनपीएफसी तो सब लिख रहे हैं एनपीएफसी एनपीएफसी एनपीएफसी। अबे टिप्पुओं, ट्रांसफर पेमेंट किसी ने लिखा यूपीआई तो सब लिख रहा है यूपीआई। अबे तुम्हें क्या समझते, जितना तुम सोचते हो ना, इतना मैं जब 2 साल का था तब सोचता था, राइट। इसलिए टेपो नहीं आता है तो लिखो, बहुत बढ़िया शाबाश दोस्तों। ट्रांसफर पेमेंट मैंने आपको बताया था, आलोक का गलत था, देखो अब आलोक हंस के कह रहा है मेरा गलत था भाई। दोस्तों आलोक ने लिखा एनपीएफसी, सब जल्दी 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 एनपीएफसी। अबे गधों, कोई किसी ने लिख दिया यूपीआई, सब यूपीआई यूपीआई लिख रहे हैं। अबे तुम्हारा ये ट्रिक दूसरी क्लास में चलेगी, ये डॉक्टर भरत की क्लास है, जितने तुम चंट हो ना उससे 100 गुने हम बचपन में चंट रह चुके हैं, राइट। हमारा लौंडा चंट रहेगा ओके तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अबे तुम लोग क्या, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैसे जवाब देते हो तुम लोग, दूसरी क्लासेस में बेटा तुम ऐसा ही करते हो, हमें सब पता है। तो अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, याद करो गवर्नमेंट और कंज्यूमर सेक्टर का रिलेशन,
गवर्नमेंट और कंज्यूमिंग सेक्टर का रिलेशन, अब भी याद नहीं आया गधों? सरकार और उपभोक्ता क्षेत्र का संबंध। जब उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को टैक्स देता है तो उसके बदले सरकार उपभोक्ता क्षेत्र को ट्रांसफर पेमेंट करती है। तो सरकार के नजरिए से वो पेमेंट है, लेकिन कंज्यूमर के नजरिए से तो वो इनकम है। दैट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब क्या? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। सब्सिडी नहीं सीमा, गधी, सब्सिडी नहीं। सब्सिडी सरकार उत्पादकों को देती है उपभोक्ता क्षेत्र के स्थान पर। राइट? तुम लोग लिखा करो, चाहे सही लिखो गलत लिखो, टेप के लिखो, सुनोगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दोस्तों 1-2 मिनट बाद सब भूल जाते, मतलब 10 सेकंड बाद तो मैं नाम भी भूल जाता कि मैंने किसको डांटा था। विद्या माता कसम बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा। मतलब कभी कभार ही ऐसे कुछ नाम होते जो दिमाग में रहते, वरना 1-2 मिनट के अंदर तो क्लास वाले सब भूल जाते। इसलिए मैं कहीं सुना, मैंने कोई लाइक रील्स वील्स में मैंने कुछ सुन रहा था कि किसी बढ़िया आदमी ने एक बढ़िया बात कही कि जब आप क्लास में बैठे हो ऑफलाइन, या मतलब ऐसे बोला, जब आप क्लास में बैठे हो सिली से सिली क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आप वो पूछिए। क्योंकि दोस्तों एक बार पूछेंगे बेइज्जती होगी, लेकिन फिर जीवन भर बेइज्जती से बच जाएंगे। इसलिए आप लोग पूछा करो। राइट? पूछा करो दोस्तों। अगर हम लोग बात या बोला करो, बोलो, पूछो, करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अबे तुम लोगों की कुछ बच्चे सोचते ऐसे में ऑफलाइन में रहता है, या यहाँ भी कुछ बच्चे सोचते कि गुरुजी आपने बेइज्जती कर दी। तो हम सोचते अबे बेइज्जती तो उनकी होती जिनकी कुछ इज्जत हो। सोच रहे हो गुरुजी क्या बोल रहे हैं आप? दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी बहुत डांट देते, कुछ बच्चे सोचते बेइज्जती होती। तो दोस्तों बेइज्जती तो उनकी होगी, फिर से बोल रहे, बेइज्जती तो उनकी होगी भाई जिनकी कोई इज्जत हो। तो जब इज्जत है नहीं तो बेइज्जती कहां से होगी भाई? पहले बेइज्जती होने के लिए इज्जत भी तो चाहिए, और इज्जत आती नहीं दोस्तों, इज्जत कमानी पड़ती है। राइट? इज्जत आती नहीं है। या सुष्मिता का नाम मुझे याद है और हमेशा याद रहेगा, बिल्कुल पूर्ति सही कहा। दोस्तों पहले बेइज्जती होने के लिए इज्जत भी तो चाहिए, तभी तो कहोगे कि इज्जत थी बेइज्जती हो गई। दोस्तों मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। राइट? तो आलोक तिवारी ज्यादा नहीं बोल, चुपचाप पढ़ ले। दोस्तों आइए, ऐसा नहीं, यहाँ पर दोस्तों इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपकी इज्जत हिंदुस्तान के सुप्रीम लेवल पर हो। और दोस्तों फिर आप लोग कहें कि गुरुजी आपने बहुत बेइज्जती करी थी लेकिन आज हमने इज्जत कमा ली है। ये होता है दोस्तों एक अपना तपस्या, एक दृढ़ संकल्प। दोस्तों अब ये करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर सरकार हमें स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ते ये सब दे रही है, तो क्या ये भी हमारे लिए एक तरीके की इनकम ही हो गई? ये भी इनकम ही हो गई। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों? इसके अलावा क्या होता है जरा ध्यान समझना। इसके अलावा होता है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों हिंदी में लिख लो, शेष विश्व से प्राप्त निबल या शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण। शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध या निबल वर्तमान हस्तांतरण। राइट? दोस्तों शेष विश्व के बीच, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध या निबल, दोनों में कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, वर्तमान हस्तांतरण। दोस्तों व्हाट इज द नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड? आइए इसको भी समझा देते हैं। पहले एक एक टर्म को समझेंगे, फिर हम प्राइवेट इनकम को समझ लेंगे। तो ये क्या है दोस्तों? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध या निबल वर्तमान हस्तांतरण। दोस्तों दिस इज व्हाट, समझना, जैसे इंडिया, अब याद करो कंज्यूमर सेक्टर और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का रिलेशन। इसीलिए इंट्रोडक्शन पे मैं 3-4 दिन इन्वेस्ट करता हूं कि मैं पूरे सेशन में इंट्रोडक्शन की तमाम बार इंट्रोडक्शन का डिस्कशन करता रहता हूं, और इंट्रोडक्शन से ही हमारा बेस मजबूत होता है इकोनॉमी का। दोस्तों इसलिए मैं 3-4 दिन एक इंट्रोडक्शन पढ़ता हूं, जिसने अगर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया उसे इकोनॉमी वहीं से समझ में आने लगती है। सुनना दोस्तों, आप याद करो अपना, या पन्ना पलट लो, तीसरा चौथा पांचवा पन्ना होगा, छठवां हो सकता है किसी का, चौथा पांचवा। तो आप देखो उसमें लिखा होगा एक फ्लो चार्ट बनाए, सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी बिटवीन 4 सेक्टर मॉडल्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों वहां पे आप देखिए कि एक्सटर्नल सेक्टर, या जैसे हमने कहा शेष विश्व या बाहरी क्षेत्र, उसका और कंज्यूमिंग सेक्टर का रिलेशन देखो, उसका और कंज्यूमिंग सेक्टर का रिलेशन देखो।
दोस्तों हमारे इंडिया के बहुत सारे कंज्यूमिंग, मतलब हम सभी लोग, मैं, आप, मेरे बुआ का लड़का, आपके मौसी का लड़का, हम लोग जाते हैं दोस्तों विदेश। जब हम लोग विदेश जाते हैं वहां कमाते हैं पैसा, और पैसा कमा के भेजते हैं अपने देश। दोस्तों दिस इज कॉल्ड फॉरेन रेमिटेंस, बताया था मैंने। दोस्तों जो ऐसे ही देखो, करंट ट्रांसफर, जब भी वर्ड आ जाए ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, तो ये कहलाता है एक तरफा, बस ये कहलाता है एक तरफा, राइट। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो भी पैसा विदेश से आया या यहां से विदेश गया, इसलिए दोस्तों आप याद करो नेट का यूज क्या है यहाँ पे। जिसने इकोनॉमी सीख ली उसका नजर और नजरिया दोनों बदल जाएगा, राइट। नाउ दोस्तों मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए, जरा ध्यान समझना, क्या समझ गए? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या समझ गए या नहीं समझे? क्या समझ गए या नहीं? तो दोस्तों क्या समझ में आ गया? नेट का मतलब क्या है? NFIA, नेट क्या बताया था मैंने? विदेश से जो आए माइनस जो जाए, दैट इज कॉल्ड नेट। नेट हमेशा बताएगा माइनस, आए माइनस जाए। दोस्तों नेट आए माइनस जाए क्या? ट्रांसफर पेमेंट, जो भी आ रही है कहां से? विदेश से, जो भी आए माइनस जाए, राइट। छोड़ो, अब ध्यान से सुनो इसे। दोस्तों अगर हम बात करें प्राइवेट इनकम, तो प्राइवेट इनकम इकोनॉमी की क्या है? तो प्राइवेट इनकम का मतलब हमारे देश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज हैं, इन सब की इनकम, ठीक है। इसमें NFIA भी जोड़ दो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, NFIA वाला, फैक्टर इनकम, रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चलो ये भी जोड़ दिया। प्लस हमने गवर्नमेंट, मतलब इसमें किसकी इनकम है? सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर, सब पूरे हिंदुस्तान के सबकी इनकम, दिस इज द प्राइवेट इनकम। कि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, याद रखना, ये प्राइवेट इनकम पूरे देश की है। दोस्तों इसके अलावा हमने जो भी सरकार को NSC इन सब में पैसा इन्वेस्ट किया उससे पैसा कमाया, प्लस करंट ट्रांसफर सरकार ने जो दिया उससे कमा लिया, प्लस जो भी विदेश से आया फॉरेन रेमिटेंस, विदेशी प्रेषण, वो भी कमा लिया। इन सारी चीजों को जब ऐड करते हैं तो हमारे देश में कहलाती है प्राइवेट इनकम, निजी आय। आई होप समझ गए आप लोग। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट तीसरा लिखेंगे, तीसरे बाद चौथा, एक और इनकम है हमारे देश में, दिस इज पर्सनल इनकम। एक और इनकम लो, पर्सनल इनकम। इन सबसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। प्रयोज्य आय, पर्सनल इनकम, प्रयोज्य आय। व्हाट इज पर्सनल इनकम, प्रयोज्य आय? ध्यान से समझना। पर्सनल इनकम का मतलब है दोस्तों प्राइवेट इनकम। पहले आप पहले लिखते जाओ मेरे साथ साथ, या प्रयोज्य आय, सॉरी माफ करिएगा, प्रयोज्य नहीं, पर्सनल का मतलब है यहाँ पे वैयक्तिगत आय या वैयक्तिक आय, वैयक्तिक आय, वैयक्तिक, पर्सनल या व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैयक्तिक, राइट। तो इसका मतलब है प्राइवेट इनकम, जो भी हमारी निजी आय निकल के आई इकोनॉमी की, जो भी अभी हमने निजी आय निकाली, निजी आय, राइट। निजी आय से आप माइनस कर दो, ध्यान सुनते जाइए, निजी आय से आप माइनस कर दो क्या? तो निजी आय से आप माइनस कर दो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। निजी आय से आप माइनस कर दो निगम कर, राइट। माइनस एक और कर दो, दिस इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। होता क्या है अभी समझाएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। कोई भी ऐसा आज तक शब्द रहा है जो नया शब्द आया हो और आपने उसे ना समझा हो? अवितरित लाभ। दोस्तों बस इसको लिख लो और छोड़ दो, और अब मुझे सुनो। ओके, KGS यूजर कह रहे हैं सर जी आपने पेमेंट बैंक पढ़ाए थे, तो आज न्यूज़ में पढ़ा है कि पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक पर कोई RBI ने प्रतिबंध लगाई है, आपके ज्ञान की वजह से जान पाए हैं। थैंक यू बेटा, आपको भी खुश रहिए। चलो इसको लिख के छोड़ दो। आओ दोस्तों आपको सिखाते हैं एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। आपको सिखाते हैं कि जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, जब भी किसी कंपनी को लाभ होता है, तो वो कंपनी अपने लाभ का क्या करती है। आइए, अभी हमने प्राइवेट इनकम निकाली, हमारे देश के जितने भी प्राइवेट, छोड़ो एक लाइन में याद रखो, इतना लंबा फॉर्मूला तो सिर्फ पेपर के लिए और किताबों के लिए है।
पेपर के लिए और किताबों के लिए, हमारे दिमाग के लिए क्या होना चाहिए, मेरे स्टाइल से सुनेंगे। प्राइवेट इनकम का मतलब दोस्तों हमारे स्टाइल से समझना, प्राइवेट इनकम का मतलब सिर्फ इतना मान लो कि हमारे देश के जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं इन सब की टोटल इनकम को हम कहते हैं प्राइवेट इनकम। पूरे हमारे देश के, थैंक यू प्रियंका, पूरे हमारे देश में जितने भी लोग हैं इन सब की इनकम को हम कहते हैं प्राइवेट इनकम, निजी आय। ठीक है, पूरे हमारे देश में जितने भी लोग हैं इन सब की प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं इनकी इनकम को प्राइवेट इनकम, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे ये कोचिंग हो गई, इसे हम कहेंगे प्राइवेट इनकम। अगर इसी तरीके से हम बात करें तो आप देखो प्रॉफिट, तो जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले, वो वाला जबकि नहीं, ये वाला जबकि। ये दोस्तों अब प्रॉफिट, जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट लाभ का क्या करेगी। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का क्या करती है, वो अपने लाभ का क्या करती है। दोस्तों जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का सबसे पहले एक हिस्सा, अबे ज्यादा खुश मत हो, चुपचाप सुन लो। तो जब भी कोई कंपनी, तो जब भी कोई कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का क्या करती है या प्रॉफिट का मैनेजमेंट कैसे होता है, सुनना। तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सबसे पहले गवर्नमेंट को देती है, जिसे बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। जैसे हमने यहां लिखा कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, हिंदी में नहीं लिख रहे क्योंकि वहां लिख चुके। तो सबसे पहले जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को देगी, जिसे हम बोलेंगे कॉरपोरेट टैक्स, राइट, जिसे हम बोलेंगे निगम कर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अब निगम करके बात क्या करेगी भाई साहब प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का उसके बाद एक हिस्सा देगी अपने शेयर होल्डर्स को, जैसे मैंने बताया था डिविडेंड, लाभांश। आज कोई हिम्मत भी नहीं करना ये पूछने की कि सर लाभांश क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो एक हिस्सा गवर्नमेंट को दे देगी, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। तो आप कॉर्पोरेट टैक्स भी समझ गए क्या होता है और बहुत अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में टैक्सेशन में। तो फिलहाल आप इतना समझ गए कि निगम कर कोई एक ऐसा कर है जो कंपनियां अपने प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को देती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट का हिस्सा टैक्स के अलावा और क्या करती है, तो एक हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड, जिसे कहते हैं लाभांश। पढ़ा चुके हैं शेयर बाजार के चैप्टर में, कैपिटल मार्केट में पढ़ाया था दोस्तों, याद करिए, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। नाउ अब जब एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ, एक हिस्सा गवर्नमेंट को चला गया, एक हिस्सा शेयर होल्डर को चला गया, एक हिस्सा कंपनी अपने पास भी रखती है, जैसे हमने नाम दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसका नाम दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हिंदी में अवितरित लाभ लिखा हुआ है यहां पर। या इसी का मैं दूसरे नाम से भी जानता हूं, इसी को मैं कहता हूं कॉर्पोरेट सेविंग्स। यदि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं निगम बचत, कॉर्पोरेट सेविंग्स, इसी का एक दूसरा नाम है। इसी का एक और नाम है दोस्तों नेट रिटेन्ड अर्निंग, हिंदी में लिखिए, लिखना हो तो ऐसे ही लिख लो वरना छोड़ दो। नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है दोस्तों, वो मैं समझा देता हूं। व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके पढ़िए तो अपने आप समझ में जाएगा, लाभ का वह हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट ना किया गया हो, वितरित ना किया गया हो। अरे भैया कंपनी को प्रॉफिट हुआ, एक हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया, एक हिस्सा शेयर होल्डर को दे दिया, थोड़ा सा हिस्सा कंपनी अपने पास भी रखती है। बस आंसर आने वाला है, थोड़ा सा हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है। कब, जब कंपनी का बुरा वक्त आएगा तो कंपनी कहां से पैसा लाएगी, तो जब कंपनी का बैड टाइम होगा तो कंपनी वहां से पैसा उठाएगी और अपना पैसा यूज कर लेगी, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दोस्तों इसी को हम नाम देते हैं इकोनॉमिक्स में कॉर्पोरेट सेविंग्स, निगमों की बचत, या इसी को कहते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग, मतलब अर्निंग का वो हिस्सा जो पहले दे दिया बाकी का रख लिया, नेट। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग, दिस इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कि कंपनी को जब भविष्य में कभी नुकसान होगा, कुछ पैसे चाहिए, तो थोड़ा बहुत स्टॉक पैसे का होना चाहिए, राइट ना।
दोस्तों जरा ध्यान से देखना, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज की जो इनकम है उसे मैंने नाम दिया प्राइवेट इनकम। बस समझना दोस्तों, इसे नाम दिया प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम की अगर हम बात करें तो प्राइवेट इनकम से हमारे जितने भी प्राइवेट इनकम से पूरे देश में जो कॉरपोरेट टैक्स दिया वो माइनस कर दिया, क्योंकि सरकार के पास चला गया। अब जो कॉर्पोरेट टैक्स के बाद जो कंपनी ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड दिया वो भी चला गया मान लो, राइट। अब जो पैसा बचा वो हमारे देश का कहलाता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, आप उसको छोटा करके पढ़ाता हूं मैं आपको, ऐसे पढ़ना। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी कंपनी एवरीवन, मेरी जो कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी कंपनी की जो इनकम है वो दोस्तों वो हो गई प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, ठीक है, मेरी कंपनी की जो इनकम है वो प्राइवेट इनकम हो जाती है। उसके बाद अब मैंने अपनी कंपनी की इनकम से क्या किया, गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया माइनस। मैंने क्या किया, शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिया, वैसे होता नहीं है माइनस लेकिन मान लो दे दिया। क्या किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट साइड में रख लिया। अब जो मेरी इनकम बची, मेरी, इसे मैं कहूंगा कौन सी इनकम, देश की पर्सनल इनकम। ऐसी जितने भी दोस्तों हमारे देश में, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक्चुअली ये पूरे देश की है। तो मेरी कंपनी की इनकम प्राइवेट इनकम, मेरी इनकम पर्सनल इनकम। अब तो समझ गए आप लोग। आओ दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट, एक और होता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 4, यहां मैं 5 लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिखेंगे नंबर 5, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। नाउ व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, राइट। नाउ तो सुधा, पूंजी संरक्षण जो बफर बताया था वो तो अलग ही है, वो तो कंपनी को रखना है 2.5% आपको बताया था कैपिटल कंजर्वेशन बफर, वो एक अलग ही चीज है, राइट। तो नाउ दोस्तों, क्या आज मैंने आपको 4 शब्द दिए वो याद करेंगे आप लोग, पढ़ेंगे उसको ईमानदारी से, मुझे प्रण तपस्या करके बोले हाँ। थ्रेड, मार्जिन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहो तो 1-2 शब्द और दे दूं। दोस्तों क्या होता है कि इतनी सारी चीजें, सब चीजें पढ़ाना क्लास में संभव नहीं होता है, इसीलिए ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि कुछ मैं पढ़ाता हूँ, कुछ मेरे बच्चों को देता हूँ, वो खुद कुछ पढ़ के आते हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, राइट। तो दोस्तों ये चारों शब्द पढ़ना, फिर कल 2 शब्द और दूंगा, बहुत ही बेहतरीन से शब्द। तो जितने भी मैं शब्द देता हूं पढ़ने के लिए, ये थोड़े कॉमन शब्दों से हटके होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा और वाइड ज्ञान मिले, इसलिए। चलो दोस्तों, व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। अब दोस्तों हमारी क्या हुई, हमने पूरे देश से पर्सनल इनकम निकाल ली, इसका फॉर्मूला है, पूरे देश की पर्सनल इनकम आ गई। पर्सनल इनकम मैंने सरल भाषा में बता दिया था, मेरी इनकम मान लो। वैयक्तिक आय, वैयक्तिक आय, अब क्या हुआ, वैयक्तिक आय। अब यहां से चलो फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगा, सुनना दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान, या मान लो ऐसे छोड़ो हिंदुस्तान, आप मुझे मेरे हिसाब से देखो, मेरी एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, राइट। दोस्तों दिस इज कॉल्ड मेरी कंपनी की इनकम, प्राइवेट इनकम। मैंने अपनी कंपनी की इनकम से सरकार को निगम कर दे दिए माइनस, अवितरित लाभ रख दिए माइनस। अब जो मेरी इनकम बची वो कौन सी इनकम है, पर्सनल इनकम। सुनते जाना, अब मैं अपनी पर्सनल इनकम से जो मैंने कमाई अपनी पर्सनल इनकम, वैयक्तिक आय, मेरी पर्सनल इनकम, इस पर्स, लेकिन ये होती है पूरे देश की, समझा रहा मैं अपने लेवल पर पर्सनल इनकम। अब मैं पर्सनल इनकम से क्या करूं, माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। मैं अपनी इनकम से क्या करूंगा, डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। दोस्तों सरकार को मैंने डायरेक्ट टैक्सेस दे दिए, प्रत्यक्ष कर दे दिए, मतलब इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, पढ़ाएंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो आप ये समझ लो, मैंने अपनी इनकम से इनकम टैक्स दे दिया, माइनस हो गया। दोस्तों इससे और मैं माइनस कर दूं क्या, माइनस मिसलेनियस, मिसलेनियस फी एंड फाइन्स, हिंदी में लिख सकते हैं अन्य फी
एवं फाइन्स, हिंदी में अन्य फी एवं फाइन्स, जैसे रेड लाइट जंप करी, किसी ने चालान ठोक दिया। दोस्तों क्या हुआ, जैसे कोविड का समय चल रहा था, कोविड के समय में मैं 2 बार पकड़ा गया बिना मास्क के, 500 रुपए लग गया। एक तो दोस्तों न्यू ईयर का ही समय था 2021 का, मुझे याद है मैं गंगा स्नान से लौट रहा था और जैसे दिल्ली में एंटर हुआ वहीं पर बैरिकेटर लगे थे और मास्क नहीं लगाए थे। मैं तो लगाया था, बाकी गाड़ी में सब लगाए थे, लेकिन एक मेरी मुंह बोली सिस्टर है दिल्ली में, तो वो थोड़ा विंडो के इस साइड बैठी थी, तो उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो बिना मास्क से थी और उस साइड देख रही थी। तो भाई साहब क्या हुआ, उसी दिन चालान ठुक गया। ऐसी एक बार मैं लौट रहा था कहीं से, तो जैसे दिल्ली में वहां भी एंटर किया नोएडा के आसपास, तो वहां भी पुलिस वालों ने फोटो खींच ली। अब फिर मैंने कहा बताओ यार क्या चालान। दोस्तों 2 बार ठुका। तो इस तरह से, जैसे एक बार क्या हुआ, घर में बिजली में मैंने थोड़ी कारस्तानी करवा दी। गर्मियों में क्या होता है, एसी वेसी बहुत चलते तो बिल ज़्यादा आता, तो मैं एक बार इलेक्ट्रीशियन को लेकर आया, मैंने भाई थोड़ा सेटिंग जमा इसकी, बिल कम आना चाहिए। उसने कुछ सेटिंग कर दी। दोस्तों दिल्ली विभाग के लोग आए, उनने चेक किया, उनने देखा कि भाई साहब, उनने देखा और उन्हें पकड़ गए हम, और उनने बढ़िया सा 95,000 का चालान थमा गए। ऐसा कभी हुआ नहीं, एग्जाम्पल दे रहे थे आप लोगों को, समझे गधों। दोस्तों ध्यान से सुनना, तो जो भी मैंने अपने इनकम से, पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्सेस, चालान वाली बात सही थी, कौन सी, वो जो मास्क वाली, ये बिजली के मीटर का तो एग्जाम्पल है मेरा। दोस्तों अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इतना साफ हृदय होना चाहिए कि सही से बताना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, जो मैंने अपनी पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्सेस दे दिए, ठीक है दोस्तों दे दिए, माइनस अदर फी फाइन्स, जो भी मैंने चालान वालान ये वो जो भी अन्य फी फाइन्स देने थे सब दे डाले। अब दोस्तों ध्यान से सुनेंगे बस, मैंने पर्सनल, फिर से एक बार, पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स दे दिए, अन्य फी फाइन्स, बच्चे की फी, ये वो जो भी, वो भी दे दिए। अब जो मेरे पास पैसा बचा, वो दोस्तों मेरी कौन सी इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और दोस्तों ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मैं क्या करूंगा, दोस्तों पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मैं क्या करूंगा, तो जरा ध्यान से समझेंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मैं क्या करूंगा, तो यही पैसा मैं लेके जाऊंगा थाईलैंड, बैंकॉक। क्या करने, ये तुम समझदार हो दोस्तों। इसका मतलब है किसी भी देश के लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, किसी भी देश के लोगों का जो जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कौन सी इनकम बताता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। और यही सवाल पेपर में पूछा गया। ये दोस्तों एग्जाम का क्वेश्चन था बाय विच इनकम द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन कैन बी असेस्ड। किस आय से देश के लोगों का जीवन स्तर मापा जाता है, तो मापा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। दोस्तों ये हो गया टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दोस्तों जो भी हम लोग अपने जीवन स्तर पर खर्च करते हैं, कपड़े लेते हैं, फलाना करते हैं, ढिमाका करते हैं, वो कौन सी इनकम होती है, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है जो हम खर्च करते हैं, राइट। इसी का कुछ हिस्सा सेव भी कर लेते हैं। ओके चलो दोस्तों, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इनकम, वो जरूर लिख लेना जीवन स्तर मापन के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेजरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पूरा लिखना। तो ये हमने किया टाइप्स ऑफ इनकम भी। अब दोस्तों हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है नेशनल इनकम के, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर, जरा ध्यान से सुनते जाना मुझे। अभी तक हम लोगों ने ये बात तो कर ली, अभी तक हम लोगों ने ये बात तो कर ली, अभी तक हम लोगों ने ये बात तो कर ली कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के मेथड्स क्या क्या हैं, उत्पादन आय विधि, उत्पादन आय व्यय, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। हमने ये भी पढ़ लिया कि जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो उत्पादन में पूरे देश का प्रोडक्शन, आय में रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रिटायरमेंट, पेंशन, फलाना ढिमाका, ये सब एक्सपेंडिचर में जो भी कंज्यूमर खर्च करे, प्रोड्यूसर खर्च करे, सरकार खर्च करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे खर्च हो, सारे शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने पेपर में एक और सवाल देखा है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। दोस्तों राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है, लो जी, कि राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है,
जरा ध्यान से समझेंगे कि राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है, जरा ध्यान से समझेंगे दोस्तों और बढ़िया तरीके से उसे पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है। आइए जरा बात करते हैं लास्ट टॉपिक दोस्तों, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, हेडिंग डाल लो, राष्ट्रीय आय में के आकलन में क्या शामिल नहीं होता है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है। दोस्तों मैं यहां से पॉइंट बोलूंगा और आप लोग जवाब देंगे और अपने आप चलता जाएगा और लिखते जाएंगे, जवाब देते जाएंगे, लिखते जाएंगे दोस्तों, और सुनते जाएंगे और अपने आप सीखते जाएंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे कि अगर मान लो मैंने कोई सेकेंड हैंड वस्तु को खरीदा या बेचा, उससे जो प्राप्त आय है क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा, जवाब दीजिए। क्वेश्चन है मेरा, फिर मैं लिखूंगा, अगर शामिल होगा तो नहीं लिखूंगा क्योंकि नॉट इंक्लूडेड, नहीं होगा तो यहां पे लिखूंगा। तो जल्दी से बताइए, इनकम अर्न्ड फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स से जो मुझे इनकम मिली क्या वो शामिल होगी या नहीं होगी, अपने आंसर बोलते जाइए, शाबाश। दोस्तों इनकम अर्न्ड फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अर्न्ड फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड वस्तुओं के खरीदने बेचने से प्राप्त आय, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड वस्तुओं के खरीदने बेचने से प्राप्त आय। हिंदी में लिख लो, सेकेंड हैंड वस्तुओं के खरीदने बेचने से प्राप्त आय। अगर आपने कहा नहीं होगी तो मुझे यह भी जवाब चाहिए कि क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, यह भी जवाब चाहिए कि क्यों नहीं होगी। दोस्तों इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब वो पहली बार खरीदी बेची गई थी तब वो नेशनल इनकम में शामिल हो गई थी। चलो दूसरा सवाल, इनकम अर्न फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनसे प्राप्त जो आय है क्या वो शामिल होगी, गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल होगी क्या, ना नहीं होगी। दोस्तों ये भी लिख लो, गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय, गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय। इनकम अर्न फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, इंग्लिश में लिख लो, गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय। इनकम अर्न फ्रॉम बाइंग एंड गतिविधियों से प्राप्त आय, इनकम अर्न फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय। दोस्तों इनकम अर्न फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, जैसे गैम्बलिंग, गैम्बलिंग। दोस्तों इनकम अर्न फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, जैसे गैम्बलिंग, जुआ, गैम्बलिंग, जुआ। दोस्तों जैसे स्मगलिंग, हिंदी में लिख सकते हैं तस्करी, स्मगलिंग, तस्करी। दोस्तों अगर हम जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उनसे प्राप्त जो आय होगी अब वो शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर वो भी शामिल होने लगी तो सारे लोग बढ़ावा, क्योंकि वो तो ब्लैक मनी है ना एक तरीके से। तो यहां भी लिख लो नंबर 3, ब्लैक मनी, काला धन, अलग से भी लिख लो ब्लैक मनी, क्योंकि अगर ये शामिल हो जाती तो फिर ब्लैक थोड़ा ना कहलाती, शामिल हो जाती तो सरकार को पता चल जाता, इसका मतलब ये तो फिर वाइट हो जाती, तो ये ब्लैक मनी भी शामिल होती है, राइट ना। दोस्तों तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया दोस्तों। अब मुझे जल्दी से एक बात बताइए, क्या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में शामिल होगी? क्या इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य शामिल होगा? इंटरमीडिएट गुड्स जल्दी से बताएंगे दोस्तों। नंबर 4, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका, इसलिए मैंने तुरंत लिख भी दिया कि अगर आप ये भी भूल गए तो तुम पढ़ना छोड़ दो, फिर तुमसे नहीं होगा। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। दोस्तों ये कभी शामिल नहीं होगा। अगर मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है तो इसका मतलब क्या कि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये तो फाइनल गुड्स की वैल्यू शामिल होती है ना हमेशा। चलिए नाउ बताइए दोस्तों जरा ध्यान से, एक बढ़िया स्टेटमेंट देते हैं आप लोगों को, बताना। इंडिया की एक कंपनी है,
और वो यूएस में स्थापित है। द इंडियन कंपनी अर्नड इनकम इन यूएस। अगर इंडिया की कंपनी ने यूएस में जो पैसा कमाया, क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? जल्दी बताइए। इंडिया की कंपनी ने यूएस के अंदर पैसा कमाया, क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? जल्दी बताएं। द इनकम अर्न बाय इंडियन कंपनी इन द यूएस। भारत की एक कंपनी यूएस में जाकर पैसा कमाती है, क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? दोस्तों होगा। क्यों? क्योंकि एनएफआईए होगा। गधों जो कह रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अबे नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो विदेश से हमारे इंडिया की कंपनियां लोग पैसा लेकर आए एनएफआईए में, वो प्लस। हमारे देश से जो विदेशी कंपनी पैसा लेके गई, वो माइनस। इसका मतलब अगर हमारे इंडिया की कंपनी ने विदेशों में पैसा कमाया, ध्यान से सुनना प्लीज, स्टॉप द कमेंट। अगर हमारे देश की जो कंपनी उनने विदेशों में जो पैसा कमाया, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, बट ध्यान से सुनेंगे, वो भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। बोलो गुरुजी जय हो, समझ में आ गया? मतलब भाई इंडिया की कंपनी विदेश में पैसा कमा रही है, दोस्तों वहां से जो एनएफआईए आ रहा है वो शामिल होगा। लेकिन अगर इंडिया की कंपनी विदेश में पैसा कमा रही है, वो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, नेशनल नेट नेशनल एनएनपी में शामिल होगा, बट वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। राइट दोस्तों, इसका मतलब है कि ऐसे ही मुझे जल्दी से बताओ, अगर इंडिया के अंदर कोई विदेशी कंपनी पैसा कमा रही है, क्या वो भारत की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? बेटा तुम कहोगे वाह गुरुजी क्या समझाया और क्या पढ़ाया। दोस्तों ईमानदारी देखिए कितना हाई लेवल टॉक कर रहे हैं अपन लोग, कि अगर विदेश की कंपनी भारत में है और यहां जो पैसा कमा रही है, क्या वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? कमेंट, बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एनएफआईए के जरिए माइनस विदेश जाएगा, बट वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। मतलब दोस्तों जो नहीं समझ पाया वो बॉर्नवीटा पिए। तो मतलब लिख लो दोस्तों, इनकम अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। भारत में विदेशी कंपनियों, इनकम अर्न बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, भारत में विदेशी कंपनियों के द्वारा अर्जित आय, के द्वारा अर्जित आय, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, के द्वारा अर्जित आय। भारत में विदेशी कंपनियों के द्वारा अर्जित आय, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। राइट, तो ये शामिल नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। और जल्दी से बताइए मुझे दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं? लिख क्या सकता हूं पहले सुन लो। ट्रांसफर पेमेंट्स, हिंदी में कहेंगे स्थानांतरण भुगतान। याद रखना दोस्तों, ट्रांसफर पेमेंट स्थानांतरण या हस्तांतरित भुगतान, स्थानांतरण लिख लो या हस्तांतरित भुगतान। दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल इनकम में सिर्फ वो इनकम शामिल होती है जिसमें हमने सर्विस दी हो और पैसा कमाया हो। ध्यान सुनेंगे दोस्तों, बहुत ही आनंद आने वाला है। जब हमने सर्विस दी हो और पैसा कमाया हो, क्या वो इनकम ही सिर्फ शामिल होगी? ऑलवेज रिमेंबर दैट, जब हमने सर्विस दी हो और पैसा कमाया हो, सिर्फ वो इनकम शामिल होगी। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कोई हमने ऐसी इनकम अर्न करी जिसमें हमने सर्विस नहीं दी, बिना सर्विस दिए पैसा कमा लिया, वो कभी शामिल नहीं होगा। तो जल्दी से अपना कमेंट करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट आज ही बताया, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो भी इस तरह की इनकम है वो कभी शामिल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या? तब बताइए मुझे, कमीशन पेड टू एन एजेंट फॉर सेलिंग द हाउस, एक एजेंट को घर बेचने पर दिए जाने वाला कमीशन क्या शामिल होगा? द कमीशन पेड टू एन एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ हाउस, राइट। तो दोस्तों जल्दी बताइए, कमीशन पेड टू एन एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ हाउस, एक एजेंट के द्वारा एक एजेंट को दिए जाने वाला कमीशन क्या शामिल होगा? दोस्तों होगा, होगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, जब आपको लगने लगे कि आपको आ गया, उसी समय मैं ऐसा एक पॉइंट फेंकूंगा कि तुम्हारा बिल्कुल चित्त और पट्ट सामने आ जाएगा और तुम्हें लगेगा कि अभी मुझे कुछ नहीं आया और पढ़ना है। अबे गधों जरा ध्यान से सुनो, कमीशन पेड टू एन एजेंट फॉर सेलिंग द हाउस, अगर एक एजेंट को हम घर बेचने के लिए कमीशन दे रहे हैं तो इसका मतलब वो उसकी इनकम है, उसने आपको सर्विस दी और सर्विस दे के पैसा कमाया।
भाई बड़े बड़े रियल एस्टेट ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, ये आप लोगों को सर्विस देते हैं, इनकम कमाते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, राइट, उसका टैक्स फाइल करते हैं। दोस्तों अब एजेंट वो थोड़ी ना कि आप मुखर्जी नगर आए ऐसे पर्चा लेके कोई घूम रहा हो सब पीजी 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 पीजी, वो वाला एजेंट नहीं, बाद में पीजी दिलवा दिया भाई साहब 2000 रुपये मुझे भी दो, वो वाला एजेंट नहीं। दोस्तों किसी भी एजेंट ने आपको घर दिखाया, घर बेचा, उसका आप कमीशन दे रहे हैं, वो उसकी लीगल इनकम है, उसने सर्विस दी है और पैसा कमाया है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो जल्दी से फिर बता दो, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो वो सेवाएं देती हैं, क्या वो नेशनल इनकम में शामिल होगा? क्या वो नेशनल इनकम में शामिल होगा? जल्दी से बताइए। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो सर्विसेज देती हैं, क्या वो नेशनल इनकम में शामिल होगा? तो दोस्तों वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्या वो सर्विसेज नहीं देती? मतलब वो मॉनेटरी सर्विसेज नहीं है, इसका मतलब हाउस होल्ड सर्विसेज, पारिवारिक सेवाएं, हाउस होल्ड सर्विसेज, पारिवारिक सेवाएं, हाउस होल्ड सर्विसेज, पारिवारिक सेवाएं। क्योंकि कई बार क्या होता, मैंने कहा कि भैया सर्विसेज, जब हम सर्विस दें वही इनकम नेशनल इनकम में होगी। दोस्तों क्या परिवार वाले सेवा दे रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, तो क्या ये सेवाएं पैसों में तौली जाएंगी? इसलिए दोस्तों ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। दैट्स इट। दोस्तों इतना काफी है मुझे लगता है, और आप बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आइए दोस्तों, मैं इसके अलावा कुछ नेशनल इनकम के आंकड़े आप लोगों को देता हूं, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं करंट या नेशनल इनकम एस्टिमेट्स 2022-23। 23-24 के अभी आए नहीं है, जैसे आएंगे कभी ना कभी किसी और बैच में मुलाकात होगी, या मुलाकात नहीं भी हो तो आप इसे अपने आप एडिट कर लेंगे, ऐड करते जाएंगे। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स हिंदी में लिख लीजिए राष्ट्र आय के अनुमान 2022-23, राष्ट्र आय के अनुमान 2022-23। ये मैंने कहाँ से लिए? ये मॉस्पी नाम की जो वेबसाइट है जिसके अंदर में एनएसओ आता है, उसकी रिपोर्ट से मैंने लिए हैं, आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों 2022-23 की अगर हम बात करें तो हमारे देश में, जरा ध्यान से सुनते जाएंगे प्लीज, अगर हम बात करते हैं 2022-23 की, राइट, तो दोस्तों देखिए रहने, ये गुलफ्सा खातून है, कह रही है रहने दीजिए सर जी, अब तबीयत ठीक नहीं है। अरे गुलफ्सा, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, मेरी तो बिल्कुल सही है, और मेरे कई हजार बच्चों की भी सही है, राइट। तो जरा ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात करें तो पहले आप हेडिंग डाल लो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, कुछ आंकड़े हैं बस आप ऐसे ही लिखते जाओ इनको। नॉमिनल जीडीपी हेडिंग में नाम मात्र जीडीपी। अगर हम नॉमिनल जीडीपी में बात करेंगे, यहां पर 2021-22 की बात कर लेते हैं, 2 साल का मैं कंपैरिजन भी आपको दिखा दूंगा, और यहाँ 2022 और 23 की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 2021-22 की, तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी आप लिख सकते हैं 234.71 लाख करोड़। दोस्तों जो नॉमिनल जीडीपी था वो 234.71 लाख करोड़। दोस्तों ये हमारे इंडिया का रुपी, इतना 2021-22 में नॉमिनल जीडीपी था। अगर हम वहीं पर बात करते हैं 2022-23 में, तो 234 से बढ़कर 272.41 लाख करोड़ हो गया। दोस्तों अब ये हो गया रुपीज 272.41 लाख करोड़। तो ये हमारे इंडिया का नॉमिनल जीडीपी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नॉमिनल जीडीपी के अलावा, अगर हम बात करें कि जीडीपी एट बेसिक प्राइस, ध्यान सुनते आइए, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, या फिर हमने इसी को नाम दिया था जीवीए। अगर हम लोग बात करें, देखिए जीवीए, तो देखो आप लोग ऐसे लिख लो इसके नीचे जीवीए। तो अगर जीवीए, तो यहां पर हम 2021-22 की बात करेंगे, 2021-22, और यहां पे बात करेंगे 2022-23। तो मेरे प्यारे साथियों 2021-22 में जो भारत का जीवीए था वो था 8.8% के लगभग, राइट। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मेरे बिल्कुल आंकड़े नहीं है, 8.8%। और 2022-23 में जो जीवीए था वो था 7% का। तो भारत में जो जीवीए निकल के आया वो 2022-23 में 7% का था। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करें कि भारत का जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी 2022-23 में 7.2% का था। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं बस जीडीपी, ऐसे ही एमपी। ये तो मैं आपको लिखवा ही चुका हूं 2022-23, कल भी लिखवाया था। 22-23 ये था 7.2%। ध्यान सुना, पिछले साल जीवीए 7% था और जीडीपी एमपी 7.2% था।
राइट। तो इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे और आप लोगों को समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट कितनी रही, तो जीवीए के अनुसार वो रही 4% की। तो ऐसे ही तमाम सारे आंकड़े हैं, बस ज़्यादा आंकड़े मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, बस यही लाइक इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। अब देखो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे लाइक प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना हुआ, तो मैं बोलता जा रहा, आप लिख लो। चावल का उत्पादन आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, यहाँ पे लाइक लाइक इंडिकेटर्स, एक ऐसी टेबल बना लो, इंडिकेटर्स सूचक, इंडिकेटर्स, यहाँ 2021-22, यहाँ 2022-23। कुछ आंकड़े आपके पास होने चाहिए, मेंस में भी काम आएंगे और डायरेक्टली पीटी में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें धान का उत्पादन या प्रोडक्शन ऑफ राइस, चावल का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ राइस, चावल का उत्पादन, दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ राइस। अगर हम बात करें जो चावल का उत्पादन है 2021-22 में 5% बढ़ा था। ये सब बात कर रहे हैं जो बढ़ा, प्लस वो, ये प्लस जब कोई साइन नहीं होता, अलजेब्रा पढ़ी है तो प्लस मतलब बढ़ा है। और दोस्तों 22-23 में चावल का उत्पादन सिर्फ 4.1% बढ़ा। यूपी पीएससी के क्वेश्चंस ऐसे एक नहीं, यूपी के एग्जाम में हमेशा आते हैं, राइट। प्रोडक्शन ऑफ कोल, दोस्तों कोल कोयले का उत्पादन, हिंदी में लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ कोल कोयले का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ कोल कोयले का उत्पादन। दोस्तों अगर हम बात करें 2021-22 में जो कोयले का उत्पादन था उसमें 8.5% की वृद्धि देखी गई थी। लेकिन 22-23 में हमने देखा कि उत्पादन कोल का और ज्यादा हुआ भारत में और 14.8% हुआ, राइट। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, भारत में कुछ कुछ जगह पर कच्चा तेल भी उत्पादित होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, हिंदी में लिख लो कच्चे तेल का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। तो जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो माइनस में गया 2021-22 में, -2.6%, मतलब वो पिछले उस वर्ष से और नेगेटिव हो गया। और यहां पर भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा, -1.7% कच्चे तेल का उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट लिख लो नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का उत्पादन। दोस्तों जो सीमेंट का उत्पादन है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई 21-22 में, और वो भी 20.8% की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, पिछले साल सिर्फ 8.6% की रही। आगे आप लोग लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट के बाद प्रोडक्शन ऑफ स्टील लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो जो स्टील का उत्पादन है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील। नेक्स्ट नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ स्टील। अगर हम स्टील की बात करें 2021-22 में इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक रहा 11.4% का, राइट, 11.4%। और यहां बहुत अच्छा रहा, दैट इज 13.3%, है ना। तो ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ राइस, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, स्टील, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्जाम में हमेशा आते हैं और सोचते हैं हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, कंटेंट मिलता ही नहीं है और इन जनरल क्लासेस में इतना पढ़ाया भी नहीं जाता है, राइट। इसके अलावा आप लिख सकते हैं आप लोग, हाँ प्रोडक्शन ऑफ स्टील नहीं, स्टील का ये मेरे मैंने जो आंकड़ा बताया, सॉरी, ये कंजम्पशन है, स्टील का उपभोग, कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन हुआ, स्टील का उपभोग, ऐसे लिख सकते हो, स्टील का उपभोग है, ये स्टील का उपभोग है, सॉरी, ये मैंने नहीं, ये गवर्नमेंट ने आंकड़े दिए, स्टील का उपभोग। दोस्तों पहले था हम लोग जो कंज्यूम करते हैं 11.4, वहां पे 13.3, राइट। टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, ऐसे बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर कि जितने भी हमारे इंडिया में जो लोग हैं उनने कितने लोगों ने टेलीफोन सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं हमारे इंडिया में टेलीफोन सब्सक्राइबर, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं टेली डेंसिटी अपने इंडिया में, टेली डेंसिटी, राइट। तो खपत या उपभोग एक ही होता है, यस, निरूपम श्रीवास्तवा। दोस्तों अगर हम बात करें तो दिस इज टोटल, हिंदी में भी लिख लो कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स 2021-22 में माइनस में चला गया था ये 2.8%। और ये जो परसेंट निकल के आ रहा है ये क्या है, याद करो, सिर्फ एक बार बोलूंगा, ईयर ऑन ईयर मेथड, राइट। ये देखिए अभिषेक प्रजापति, जवाब मिल गया, ये कहां से निकल के आ रहा है, ईयर ऑन ईयर मेथड, ईयर ऑन ईयर मेथड। अब मैं बताऊंगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट मेथड, याद कर लो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट मेथड। और अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में जो सीपीआई रहा है, लास्ट पॉइंट मैं ऐसे ही बोल देता हूं, लिख लो बस आप लोग, सीपीआई 7वां पॉइंट है, जो सीपीआई रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई औसतन 21-22, देखो
सीपीआई हम महीने का निकालते हैं, हर महीने महीने महीने। तो हमारे इंडिया में 2021-22 में एवरेज जो है, सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन, सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन, तो हमारे इंडिया में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई रहा, औसत मुद्रास्फीति 2021-22 की 5.5%, 5.5%। और 2022-23 की जो औसत मुद्रास्फीति रही वो 6.7%। 2022-23 की जो औसत मुद्रास्फीति रही वो 6.7%। तो 21-22 की जो औसत मुद्रास्फीति रही वो रही आपकी 5.5 और यहां पे रही 6.7%, राइट। तो आई होप इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं जल्दी बताइए। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हर रोज की तरह आपने इस क्लास को भी एंजॉय किया होगा। जल्दी से बता दीजिए। नाउ, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सब लोग कह रहे हैं यस सर समझ में आया। तो दिस इज द जो मेन मेन आंकड़े हैं जो आप लोगों को हमेशा होने चाहिए, और आपको जिन आंकड़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये वही सवाल हैं जो हमेशा आप लोगों को परेशान भी करते हैं, राइट। चलिए, तो दोस्तों तो आज की हम क्लास यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मेथड जिसको नहीं हो वो देख लीजिएगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक क्लास हम ले लेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, हो कल हम देखते हैं। सुबह तो कल मुझे शायद हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और परसों कल मैं आपकी फिर शाम को या दोपहर के बाद क्लास रखूंगा, जैसा भी टाइम अवेलेबल होगा वो आपको नोटिफिकेशन भी जाता है। और आप एप्लीकेशन में एक होता है माई कोर्सेज, एक होता है लाइव क्लासेस, एक होता है अपकमिंग क्लासेस, तो आप अपकमिंग क्लासेस में भी देख सकते हैं, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार मुझे पढ़ने मुझे सुनने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर रोज की तरह इकोनॉमी को एंजॉय भी कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने इकोनॉमी का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।